आज का लेक्चर है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल्स। पेरेंटल्स पे हमने देखना है कि आफ्टर देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री उसमें हम कौन कौन से क्यूसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशंस जनरली होती क्या हैं कि दे आर स्टीराइल प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन इनटू द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। अच्छा, पेरेंटल प्रिपरेशन में सिर्फ इंजेक्शंस नहीं आते, हमारे पास इन्फ्यूजन, इम्प्लांटेशन, ये सारे पेरेंटल प्रिपरेशंस में आती हैं। पेरेंटल का मतलब होता है अदर देन इंटेरल रूट, ठीक है। पैरा मीन्स अदर और इंटेरल्स मीन्स एंट्रॉन यानी कि इंटेस्टाइन के थ्रू। तो अदर देन इंटेरल रूट जो हम यूज़ करते हैं वो इंजेक्शंस हो सकती हैं, इन्फ्यूजन हो सकती हैं, या फिर इम्प्लांटेशन जो डायरेक्ट हम बॉडी कैविटी में प्लेस करते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशन मस्ट बी स्टीराइल, फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, मतलब ये स्टीराइल होनी चाहिए, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक कोई भी नहीं होना चाहिए। टू इंश्योर स्टेरिलिटी, parentals are prepared using aseptic techniques, special clothing और laminar flow hood। अच्छा, स्टेरिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक तो हमने ये करना है कि हमने जो भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है इसकी पेरेंटल प्रिपरेशन की, या फिलिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या उससे पहले जो रॉ मटेरियल हमने यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें जितनी भी होंगे, जितने भी काम होंगे, सब कुछ एसेप्टिक टेक्निक्स में करना है, ताकि हमारे पास ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर ना हो जाए, ठीक है। टू रिमूव फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसके अलावा हमने स्पेशल क्लॉथिंग यूज़ करनी होती है, गाउन्स, मास्क, हेयर नेट, ग्लव्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। और जब हमारे पास फाइनल फिलिंग होती है ना इसकी पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, वो लेमिनार फ्लो हुड के अंदर होती है। लेमिनार फ्लो हुड क्या होता है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास यूवी लाइट होती है। हम पहले यूवी लाइट को ऑन कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि, और HEPA फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर, ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। इससे क्या होगा कि हमारे पास लेमिनार फ्लो हुड के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रेजेंट हैं तो वो किल हो जाएंगे। और जब हमने काम स्टार्ट होना है तो हमने यूवी लाइट को ऑफ करके नॉर्मल लाइट को ऑन करके उसके अंदर जो है ना फिलिंग स्टार्ट करनी होती है। वहाँ पे आपने अपने कंटेनर्स को प्लेस करना होता है और कंटेनर के अंदर अपना जो प्रोडक्ट होगा, हमारा जो कंटेंट होगा उसके अंदर वो हम डाल देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी करनी है। इसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट के अंदर एंटी माइक्रोबियल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पास कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हम पेरेंटल प्रिपरेशन में देते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर, जो कि हम जॉइंट्स में इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टीरियल डिफरेंट है, ठीक है। इंट्रा आर्टीरियल जो हम आईए पढ़ते हैं वो आर्टरीज के अंदर होता है, इंट्रा आर्टिकुलर जो होता है वो जॉइंट्स के अंदर होता है। सेकेंड है हमारे पास इंट्रासिस्टर्नल, जो कि हम सेरिबैलम में इंजेक्ट करते हैं। सेरिबैलम के स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बैराकोनॉइड स्पेस ऑफ सिस्टर्नम में इंजेक्ट करते हैं। थर्ड है हमारे पास इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल ऑफ कोर्स आर्टरीज में हम इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद आईवी है, इंट्रावीनस वेन्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे। इंट्राडर्मल में हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं, स्किन के अंदर, क्योंकि ये इंट्राडर्मल है, ठीक है। इंट्रासाइनोवियल, इंट्रासाइनोवियल में क्या होता है कि हम जॉइंट्स के फ्लूइड के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। इंट्राथिकल में होता है स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। और इंट्राकार्डियक में हार्ट में इंजेक्ट करेंगे। इंट्रामस्कुलर में ऑफ कोर्स मसल्स में, और सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन इंजेक्शन यूज करते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस, स्टेबिलिटी, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो जनरल हैं, लेकिन वो ये है कि हम पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी है, हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। तो वैसे जनरल पेरेंटल हो या कोई और भी प्रोडक्ट हो, स्टेबिलिटी मस्ट होनी चाहिए। लेकिन सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्टेरिलिटी। अब स्टेरिलिटी ऐसा पॉइंट है जो हमने टैबलेट्स में नहीं पढ़ा था, हमने कैप्सूल्स में नहीं पढ़ा था, लेकिन पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल होना चाहिए। क्योंकि जब हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल रहे हैं तो ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है हमारा, अगर प्रोडक्ट स्टेराइल नहीं होगा,
कोई भी इसे जो है ना अनस्टेबिलिटी हो सकती है, प्रोडक्ट के अंदर भी हो सकती है, पेशेंट में कोई डिजीज़ कॉज हो सकती है। तो इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है कि हमारा प्रोडक्ट स्टीराइल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पायरोजन, ये जो फीवर कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ना उनसे भी ये फ्री होना चाहिए। फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अब फॉरेन पार्टिकल्स में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई इंसेक्ट पार्ट हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी फॉरेन पार्टिकल, सैंड पार्टिकल हो सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास आइसोटोनिसिटी, इसका मतलब है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए एज बॉडी फ्लूइड। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारे पास, जो भी गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें रिक्वायर्ड होगी पेरेंटल प्रोडक्ट की वही होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास केमिकल प्योरिटी होनी चाहिए। पेरेंटल प्रोडक्ट्स में हम जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, अप टू स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट होती है ना हमारे पास प्योरिटी की, हमारे प्रोडक्ट के अंदर वही रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऑफिशियल टाइप्स हैं इंजेक्शन के। फॉर एग्जांपल ड्रग इंजेक्शन। ड्रग इंजेक्शन क्या होता है? लिक्विड प्रिपरेशंस दैट आर ड्रग सब्सटेंसेस और सॉल्यूशन देयर ऑफ। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा इंजेक्शन है जो कि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है या फिर ड्रग सॉलिड है लेकिन उसका सॉल्यूशन बना हुआ है हमारे पास इंजेक्शन के अंदर ही, जो कि हमें फर्दर रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना, बस हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे ड्रग इंजेक्शन। मतलब डायरेक्टली आपने लिक्विड फॉर्म को बस इंजेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन इंजेक्शन, यूएसपी, ठीक है, हमने इंसुलिन इंजेक्शन को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना होता है, हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। सेकेंड है हमारे पास टाइप ऑफ इंजेक्शन ड्रग फॉर इंजेक्शन। अच्छा, जहाँ भी हमारे पास फॉर का वर्ड होगा इसका मतलब ये है कि हमने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। हो सकता है ये ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसको हमने दोबारा से पहले रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे फिर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ड्रग फॉर इंजेक्शन में क्या होता है कि ड्राई सॉलिड दैट अपॉन द एडिशन ऑफ सुटेबल व्हीकल यील्ड सॉल्यूशन कंफर्मिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू द रिक्वायरमेंट फॉर इंजेक्शन, ठीक है। हमारे पास पाउडर ड्रग होता है, हमने उसको जो है ना किसी भी सूटेबल व्हीकल के अंदर डिजोल्व करवाना होता है। उसके बाद जो है ना हम जब वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा फिर उस सोल्यूशन को हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। ड्रग फॉर इंजेक्शन क्या होता है कि ड्राई पाउडर होता है, ड्राई पाउडर को हमने सूटेबल व्हीकल के अंदर डिजोल्व करके उसको ड्रग इंजेक्शन बनाना है, ठीक है। ड्रग इंजेक्शन कैसे बनेगा? जब वो ड्रग डिजोल्व हो जाएगा सूटेबल व्हीकल के अंदर तो वो जितनी भी रिक्वायरमेंट ड्रग इंजेक्शन की वो उसको फुलफिल कर लेगा। किस तरह से कि वो अब सोल्यूशन बन गया और उस सोल्यूशन को फिर हम इंजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेफामेंडोल सोडियम फॉर इंजेक्शन, ठीक है। सेफामेंडोल सोडियम फॉर इंजेक्शन लिखा होगा तो ऑफकोर्स इस फॉर से हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। थर्ड टाइप हमारे पास इंजेक्शन की है ड्रग इंजेक्टेबल इमल्जन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि लिक्विड प्रिपरेशंस ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड और डिस्पर्स इन अ सूटेबल इमल्जन मीडियम। अच्छा, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू इमल्जन। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो ड्रग होंगे, जो लिक्विड प्रिपरेशन होगी ड्रग की, वो सूटेबल हमारे पास इमल्जन मीडियम के अंदर डिजॉल्व होगी या फिर डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। हमारे पास जो इंजेक्शन होगा ना वो इटसेल्फ इमल्जन होगा। अब उस इमल्जन के अंदर हमारी जो ड्रग की लिक्विड प्रिपरेशन है वो या तो डिजॉल्व फॉर्म में होगी या फिर डिस्पर्स फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल लाइपोफंडिन, ठीक है। लाइपोफंडिन में हमारे पास लिक्विड के जो है ना फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम टीपीएन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियल टाइप ऑफ इंजेक्शन में हमारे पास फोर्थ टाइप है ड्रग इंजेक्टेबल सस्पेंशन। ड्रग इंजेक्टेबल सस्पेंशन में क्या होता है कि लिक्विड प्रिपरेशंस ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन अ सूटेबल लिक्विड मीडियम। अच्छा, हमारे पास जो ड्रग होता है ना उसकी लिक्विड प्रिपरेशन सस्पेंडेड होती है अनदर लिक्विड मीडियम में, ठीक है। ऑफ कोर्स सस्पेंशन से नाम जाहिर हो रहा है कि हमारे पास जो इंजेक्शन होगा ना वो सस्पेंशन फॉर्म में होगा। तो हमारे पास जो ड्रग है, ड्रग इंजेक्टेबल सस्पेंशन के अंदर वो जो है ना सस्पेंड हुआ होता है इन अनदर लिक्विड मीडियम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट सस्पेंशन।
ठीक है। ड्रग इंजेक्टेबल फॉर सस्पेंशन, अब फॉर से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ड्रग जो होगा वो ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट होगा और हमने उसके सस्पेंशन बनानी है, ठीक है। ऊपर हमारे पास था ड्रग इंजेक्टेबल सस्पेंशन जो कि ऑलरेडी सस्पेंशन बनी हुई है, हमने बस उसको इंजेक्ट करना है। और फिफ्थ जो है हमारे पास फॉर सस्पेंशन है, तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले उसको सस्पेंशन बनानी है उसकी, फिर हमने उसको इंजेक्ट करना है, ठीक है। ड्राई सॉलिड्स दैट अपॉन द प्रिपरेशन कन्फर्मिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू द रिक्वायरमेंट फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन, ठीक है। ड्राई सॉलिड होते हैं, उसको हम जब सस्पेंड करवा देंगे किसी सूटेबल व्हीकल के अंदर, तो आफ्टर सस्पेंशन वो जो है ना ड्रग इंजेक्टेबल सस्पेंशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास टीनम सस्पेंशन होती है, टीनम सस्पेंशन के अंदर हमारे पास दो ड्रग्स होते हैं, इमीपेनम और सिलेस्टेटिन, ठीक है। सिलेस्टेटिन और इमीपेनम के कॉम्बिनेशन से ये सस्पेंशन हमारे पास बनी हुई होती है और ये ड्रग इंजेक्टेबल फॉर सस्पेंशन होती है, ड्राई फॉर्म में होती है। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके हम इसके सस्पेंशन बनाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी हम क्यों देखें, क्योंकि ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ है पेरेंटल प्रोडक्ट्स की। सबसे मेन फैक्टर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आप देखते हो या फिर अगर स्टोरेज है कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स में या फार्मेसीज में अगर पड़ी हुई है, वहाँ पे भी इसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, या फिर रॉ मटेरियल स्टोर में अगर पड़े हुए हैं, तो ये सारी वहाँ इन सारे प्रोसेसेस में जहाँ टेम्परेचर जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। हमने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ऑप्टिमल टेम्परेचर देना है जो भी रिक्वायर्ड होगा। अगर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं तो हमने उसको लो टेम्परेचर पे रखना होता है। जनरली हमारे पास जो होते हैं ना मोस्टली प्रोडक्ट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो हमने उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर देना है जो भी उसके लिए ऑप्टिमल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। सेकंड है हमारे पास ऑक्सीजन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, मॉइस्चर, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों को हमने मेंटेन करना है और देखना है कि फार्माकोपिया में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करना है, ठीक है। अगर लाइट सेंसिटिव है तो भी हमने एम्बेड कलर यूज़ करना है, मॉइस्चर को हमने कंट्रोल करना है। अगर हम मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो सकता है, उसके अंदर जो है ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई भी उसमें चेंजेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो सकता है, तो उस इन चीज़ों से हमने प्रिवेंट करवाना है और हमने अपने प्रोडक्ट को स्टेबल रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारा ड्रग और एक्सीपेंट इन द डोजेज फॉर्म, अच्छा ड्रग और एक्सीपेंट की सिलेक्शन बहुत ही अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट के अंदर अनस्टेबिलिटी आ सकती है ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग हमने अप्रोप्रिएट रखना है। उसके अलावा पीएच ऑफ द व्हीकल, पीएच ऑफ द व्हीकल किस तरह से अफेक्ट करता है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर हमारे पास वीकली ऐसी ड्रग है और हमने उसको वीकली बेसिक मीडियम के अंदर डिज़ोल्व करवाया हुआ है तो वो सॉल्ट फॉर्म में मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर हम उसी व्हीकल का पीएच कम कर दें, एसिडिक कर दें, तो जो वीकली एसिड ड्रग है वो प्रेसिपिटेट आउट करना शुरू कर जाएगी, ठीक है। तो हमने पीएच को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा हमारे पास है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन से हमने किस तरह से बचना है कि सबसे पहले तो हमने एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। इसके अलावा हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पेरेंटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शंस होते हैं जो कि लेस देन 100 ml होते हैं, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन और ड्राई सॉलिड्स आ जाते हैं। एम्प्यूल्स फॉर एग्जांपल है हमारे पास, एम्प्यूल सिंगल डोज होते हैं, ग्लास के बने भी होते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं, मोस्टली ग्लास के होते हैं। वाइल्स जो होती हैं वो मल्टीपल डोज होती हैं। इसके अलावा प्रीफिल्ड सिरेंजेस होते हैं, इंसुलिन के सिरेंजेस प्रीफिल्ड अवेलेबल होते हैं। ये सारे हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शंस में आते हैं। दूसरा हमारे पास ये होते हैं कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स विद और विदाउट ड्रग्स होते हैं, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन हो सकती है, इमल्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्यूजन फ्लूइड्स हैं हमारे पास, टीपीएन है हमारे पास। टीपीएन क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट ओरली कोई चीज़ नहीं इनटेक कर सकता तो जितनी भी न्यूट्रिशन है जो हम ओरली लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं, तो हम वो इंजेक्ट करवा देते हैं पेशेंट के अंदर और आईवी लाइन के थ्रू, ठीक है।
थ्रू वेन्स हम जो वही सारी न्यूट्रिशन उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं जो वो ओरली नहीं इनटेक कर सकता। तो TPN है, इसके अलावा हमारे पास इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स हैं, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया है, डायलिसिस फ्लूइड्स हैं, ठीक है, किडनी के डायलिसिस के दौरान हम जो फ्लूइड यूज़ किया जाता है वो भी हम लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में इंक्लूड करेंगे। इरिगेशन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे रिंगर सॉल्यूशन हो गई, इस तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस होती हैं। तो ये सारी लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में होती हैं क्योंकि ये मोर देन 100 ml होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे पैलेट्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर प्लांट जिसके अंदर हमारे पास लीवो नॉर जेस्ट्रल होता है, नीडल फ्री इंजेक्शंस होती हैं जिसमें हमारे पास इंसुलिन इंजेक्शन भी है, वैक्सीन्स भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, पेरेंटल प्रोडक्ट्स की हम प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं इंडस्ट्री के अंदर? अगर हमने कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट बनाना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल या फिर क्लीनिंग ऑफ कंटेनर टू द फाइनल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हम कौन कौन से स्टेप से गुजरते हैं, ठीक है। हमने किस तरह से एसेप्टिक टेक्निक्स को अपनाना है, कौन कौन से स्टेप पे हमने एसेप्टिक कंडीशंस को इंश्योर करना है। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लीनिंग करनी है, जिस ऑपरेटर्स के अंदर हमने काम करना है इक्विपमेंट को उसको भी क्लीन करना है, जिस कंटेनर के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है हमने उसकी भी क्लीनिंग करनी है, ठीक है, एम्प्यूर्स और वाइल्स वगैरह की। थॉरली क्लीन विद डिटर्जेंट, सबसे पहले आपने डिटर्जेंट के साथ उसको क्लीन करना है, उसके बाद आपने टैप वाटर के साथ क्लीन करना है, एंड देन उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर के साथ आपने उसको रिंस करना है विद और इसके बाद डिस्टिल्ड वाटर के बाद आपने वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ इसको रिंस करना है, ठीक है। तो हमें बस कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले डिटर्जेंट, फिर टैप वाटर, फिर डिस्टिल्ड वाटर और फिर वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। और जो हमारे पास रबर क्लोजर्स होते हैं, रबर क्लोजर को आपने वॉश करना है विथ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, ठीक है। सोडियम पायरोफॉस्फेट का सोल्यूशन बनाना है आपने 0.5%, और फिर उस सोल्यूशन के साथ हमने रबर क्लोजर को वॉश करना है। और रबर क्लोजर हमारे पास कहाँ पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्स में हमारे पास रबर क्लोजर होता है तो आपने उसमें सोडियम पायरोफॉस्फेट यूज़ करना है। क्लीनिंग के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। ऑल रॉ मटेरियल ऑफ प्रिपरेशन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द वेयरहाउस आफ्टर एक्यूरेट वेइंग। वाटर फॉर इंजेक्शन शुड बी पायरोजन फ्री। अच्छा, आपने जो है ना अपने RMS से या फिर वेयर हाउस से जो है ना जितने भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए प्रिपरेशन के लिए उसको कलेक्ट करना है, और जब और एक्यूरेट वेइंग के बाद कलेक्ट करना है। वाटर फॉर इंजेक्शन जो हम यूज़ करेंगे कलेक्ट करेंगे वहाँ से वो पायरोजन फ्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए जो कि फीवर कॉज करें। जैसे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा प्रोडक्ट स्टीराइल होना चाहिए, इसी तरह हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स में पायरोजेनिसिटी नहीं होनी चाहिए, पायरोजन फ्री होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। अच्छा, द पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एसेप्टिक कंडीशंस। ऑफ कोर्स हमने जितनी भी प्रिपरेशन करनी है हमने एसेप्टिक इन्वायरमेंट में करनी है। एसेप्टिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमारे पास माइक्रोब्स की एंट्री जो होती है ना वो लिमिटेड होती है। जैसे हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने स्टीराइल प्रोडक्ट्स बनानी है तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं स्टीराइल रूम की, ठीक है, क्लास A, B, C और D। जो हमारे पास क्लास A होती है वहाँ पे मिनिमम माइक्रोबियल एंट्री होती है, वहाँ पे हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया लेमिनार फ्लो हुड, उसी क्लास A के अंदर हमने अपनी जो है ना फिलिंग ऑफ मटेरियल करना होता है इनटू द फाइनल कंटेनर। जो फिर क्लास B आ जाती है उसमें थोड़ा माइक्रोब की एंट्री अलाउड नहीं होती लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत अलाउड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास A। फिर क्लास C की तरफ चले जाएँ तो उसमें भी माइक्रोबियल एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लास B। और फिर जो क्लास D होती है उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एंट्री होती है। तो हमने जो स्टीराइल प्रोडक्ट बनाने होते हैं उसके लिए हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ को क्लासीफाई किया होता है कि इस एरिया में हमने जो है ना फिलिंग करनी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसमें वॉशिंग करनी है, और जो सबसे लास्ट वाला एरिया होता है उसमें जो है ना वर्कर्स या फार्मासिस्ट वगैरह की एंट्री जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती, तो वहाँ पे माइक्रोब्स की भी एंट्री कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं स्टीराइल एनवायरनमेंट की जिससे हम एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। The ingredients are accurately weighed as per method of preparation to be followed.
जो भी हमने मेथड फॉलो करना है, जो भी हमारे पास SOPs में मेंशन है, फार्माकोपिया में मेंशन है, इंडस्ट्री ने अपना कोई SOP बनाया है कि हमने इसी मेथड से बनाना है, तो हमने उस मेथड के हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स को जो है ना एक्यूरेटली वे करना है और सेपरेटली वे करना है। वेइंग के बाद आपने उसको डिसॉल्व करना है जो भी सूटेबल व्हीकल होगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है ना, उस पेरेंटल प्रोडक्ट को हमने फिल्टर करना होता है, ठीक है। द पेरेंटल प्रिपरेशन मस्ट बी फिल्टर्ड बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर सच एज फिल्टर कैंडल और मेम्ब्रेन फिल्टर। अब हमने फिल्ट्रेशन ऐसे फिल्टर से करनी है जो कि बैक्टीरिया प्रूफ हो, ये ना हो कि फिल्ट्रेशन के दौरान ही फिल्टर पेपर के थ्रू जो है ना हमारा माइक्रोब एंटर हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज़ करने हैं, जो कि है हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर और फिल्टर कैंडल। इसके फिल्ट्रेशन के बाद है हमारा स्टेप फिलिंग द प्रिपरेशन इन फाइनल कंटेनर, ठीक है। हमारे पास पेरेंटल प्रोडक्ट बन गया है, हमने उसको फिल्टर भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, उसको जो है ना फिल करना है इनटू द फाइनल कंटेनर। द फिलिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन। ऑफ कोर्स हमने क्लास ए स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना फिलिंग करनी होती है। एसेप्टिक प्रिकॉशंस होंगी, लैमिनार फ्लो हुड के अंदर हमने काम करना है। हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं वहाँ पे। हैपा फिल्टर्स क्या करते हैं, माइक्रोबियल एंट्री को कंट्रोल करते हैं और इनकी एफिशिएंसी इतनी होती है कि 99.999% माइक्रोब्स को की एंट्री को जो है ना स्टॉप करते हैं। अच्छा, सीलिंग ऑफ कंटेनर क्या होता है कि सीलिंग शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग इन एसेप्टिक एनवायरनमेंट। अच्छा, आपने हमने फिलिंग कर ली है फाइनल कंटेनर के अंदर, तो फिलिंग के बाद इमीडिएटली आपने जो है इसकी सीलिंग करनी है, क्योंकि ये ना हो कि अगर आपने कंटेनर खुला रखा हुआ सीलिंग नहीं की तो उसके अंदर भी कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो आपने इमीडिएटली इसकी सीलिंग करनी है। अच्छा, सीलिंग हो गई। सबसे पहले आपने वॉशिंग की थी, कलेक्शन की थी और उसके मैन्युफैक्चरिंग, फिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने जो है ना उसकी फिल्ट्रेशन, सीलिंग वगैरह सब चीज़ें हो गई। अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, आ भी गया है और वो सील भी हो चुका है। अब इस सील्ड पेरेंटल प्रोडक्ट को हमने स्टीरिलाइज करना होता है, ठीक है। स्टीरिलाइज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इन केस अगर उसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन आ भी गई है तो वो स्टीरिलाइजेशन के थ्रू रिमूव हो जाए, ठीक है। स्टेबलाइजेशन हमारे पास दो तरह से है। ऐसे प्रोडक्ट जो कि थर्मोस्टेबल हैं, टेम्परेचर को जो है ना विथस्टैंड कर सकते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम गैस स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम थर्मोस्टेबल सब्सटेंसेस को देखेंगे। फॉर थर्मोस्टेबल सब्सटेंसेस द पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग मेथड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। थर्मोस्टेबल हैं, टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। मोस्टली लिक्विड प्रिपरेशन ऑटोक्लेव की जाती है, ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि थर्मोस्टेबल होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हम 10 पाउंड्स प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम 30 मिनट्स के लिए इसको ऑटोक्लेव करेंगे एट टेम्परेचर 115.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 पाउंड प्रेशर है, 115.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको हम 30 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव करेंगे। अगर हम 15 पाउंड प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम 20 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव करेंगे एट टेम्परेचर 121.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मज़ीद प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं और 20 पाउंड्स प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम 15 मिनट के लिए और जो है ना ऑटोक्लेव में अपने सैंपल को ऑपरेट करवाएंगे एट 126.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखें कि जैसे जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया है, हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी कंडीशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल है। अगर आपकी लैब के अंदर मोस्टली वैसे लैब के अंदर 121.5 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर और 20 मिनट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो भी SOP फॉलो किया जा रहा है, उस SOP के मुताबिक आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि आपने जब प्रेशर इंक्रीज़ करना होता है तो ऑफकोर्स आप टाइम कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो हमारे पास थर्मोस्टेबल सब्सटेंसेस नहीं है, थर्मोलेबाइल हैं, हीट सेंसिटिव हैं। तो हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव, ठीक है, क्योंकि हमने जो ऑटोक्लेव है यहाँ पे मॉइस्चर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर मॉइस्चर सेंसिटिव है और हीट सेंसिटिव है तो फिर क्या करना है, दीज मटेरियल आर स्टेरिलाइज्ड बाय एक्सपोजर टू इथाइलिन ऑक्साइड और प्रोपाइलिन ऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो मटेरियल होंगे जो कि इस तरह से हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव है, उनको हमने गैस स्टेरिलाइजेशन करनी है, जिसमें हम इथाइलिन ऑक्साइड और प्रोपाइलिन ऑक्साइड गैस को
कि एक्सपोयर करवाएंगे थ्रू आवर मटेरियल, जो भी हमारे पास पेरेंटल प्रोडक्ट होगा उससे उसका एक्सपोयर करवाएंगे इथाइलिन ऑक्साइड या फिर प्रोपाइलिन ऑक्साइड से, तो वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। अच्छा, 8th पॉइंट है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशन। The following tests are performed in order to maintain quality control. अच्छा, ये जो 8th पॉइंट है ना, ये है हमारा मेन पॉइंट विच इज कंसर्न विथ आवर सब्जेक्ट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो मेन चीज़ हम पढ़ते हैं वो होते हैं QC टेस्ट। तो ये जो मेन इवेल्युएशन है ना, हमारा प्रोडक्ट बन भी गया है, स्टेरिलाइज भी हो गया है, इसके बाद जो हम QC टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, वो बेसिकली पेरेंटल प्रोडक्ट की इवेल्युएशन होती है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेरिलिटी टेस्ट है, ऑलरेडी हम स्टेरिलाइजेशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे स्टेरिलिटी टेस्ट है उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हमारा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और आफ्टर स्टेरिलाइजेशन कोई भी एंटी माइक्रोबियल कोई भी माइक्रोबियल एजेंट उसके अंदर ना प्रेजेंट हो, ठीक है। QC टेस्ट में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं? स्टेरिलिटी टेस्ट है, क्लैरिटी टेस्ट है, लीकर्स टेस्ट है, पायरोजन टेस्ट है और ऐसे फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। ये सारे जितने भी पेरेंटल्स के ये टेस्ट है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट जो होते हैं ना, मोस्टली आपके जो भी ये टेस्ट कमीशन के टेस्ट वगैरह आते हैं ना, पेपर्स आते हैं, उनमें ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होता है। पेरेंटल प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लेबलिंग एंड पैकेजिंग। QC टेस्ट हो गया है, हमने अपने प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ जी ये इसने टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद आपने उसकी लेबलिंग करनी है और पैकेजिंग करनी है। लेबलिंग और पैकेजिंग के बाद भी हम पैकेजिंग को जो है ना इंश्योर करते हैं, टेस्ट करते हैं, और लेबलिंग में ये होता है कि हम लेबलिंग को प्रूफ रीड करते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो।